नमस्कार। मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। साल 2022 के शुरू में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां जारी है। इसी बीच लखनऊ में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया कि चुनाव को लेकर उन्होंने सभी पक्षों का रुख जाना है। राजनीतिक दलों का मानना है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए निश्चित समय पर ही चुनाव कराए जाए। सुशील चंद्रा ने बताया और संकेत भी दिए कि यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनावों का ऐलान 5 जनवरी के बाद ही किया जाएगा। 5 जनवरी तक वोटर्स लिस्ट भी फाइनल कर दी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने कई बड़े ऐलान भी किए। मतदान का समय बढ़ाया जाएगा ताकि मतदाताओं की भीड़ से बचा जा सके और इस बार सुबह 8 बजे से 6 बजे तक मतदान होगा। और यही हमारा आज का मुद्दा है कि चलो, चुनाव आयोग ने तो हरी झंडी दिखा दी है, और पर खास तौर पर जब उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां पर सबसे ज्यादा सियासी हलचल देखी जा रही है, वहां पर उत्तर प्रदेश में राज किस पार्टी का होगा। और यही हमारा आज का चर्चा का विषय है। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ राजेश ठाकर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस की ओर से कमलेश सहानी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ योगेश चुड़गेर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और आम आदमी पार्टी की ओर से नितिन बारोट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। राजेश जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। चुनाव आयोग ने अब लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये मतलब हरी झंडी दिखा दी है कि अब जो चुनाव है वो अपने निश्चित समय पर ही किए जाएंगे। इसके अलावा भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं, जिसमें ये भी लिखा गया है कि दागी जो प्रत्याशी है उसे अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में लोगों को जानकारी देनी होगी। इसमें स्पष्ट बताया गया है कि विज्ञापन उनको देना होगा कि उन पर किन किन धाराओं के मुकदमे दर्ज है। और यही नहीं, पार्टी को भी अपनी ओर से ये घोषणा और विज्ञापन के जरिए लोगों को ये बताना होगा कि आखिर उनकी पार्टी ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशी को क्यों घोषित किया। क्या लगता है, खास करके उत्तर प्रदेश की बात करें तो? बिल्कुल, ये जो चुनाव का निर्णय है वो अपेक्षित था, क्योंकि सारे राजनीतिक जो दल है वो सारे दलों ने यही गुजारिश की थी कि चुनाव जो है वो अपनी तय तारीख पर हो, और इलेक्शन कमीशन ने पूरी पार्टियों के साथ बातचीत करने के बाद उनका जो सहमति थी उसके आधार पर ये निर्णय लिया है। सवाल ये था कि जैसे इसके अंदर बढ़ रहा है और जिस तरह से कोरोना के एक जो केस है वो दिन प्रतिदिन डबल होते जा रहे हैं, उस स्थिति में जनवरी के अंत तक क्या स्थिति देश में पैदा होगी उसका आकलन अभी चुनाव आयोग ने नहीं किया है। मौजूदा जो स्थिति है उस स्थिति पर उन्होंने उत्तर प्रदेश का ये निर्णय लिया है। उसके बाद आपने जो सवाल किया कि जो आपराधिक छवि वाले लोग हैं, तो यूपी और बिहार में हम देखते हैं कि आपराधिक छवि वाले जो प्रत्याशी है वो सारे राजनीतिक दल में बहुत ज्यादा प्रमाण में मिलते हैं हमको। लगभग 50% असेंबली के अंदर अभी भी ऐसे लोग हैं जिनकी आपराधिक छवि है। पॉलिटिकल क्राइम को बाजू में निकाल दो कि भाई राजनीतिक आंदोलनों में कोई केस हुआ हो, उसको अलग कर दो, तो अभी जो गंभीर गुना हम गिनते हैं कि जिसमें बलात्कार है, हत्या है, फिरौती है, ऐसे गुने जिन पर है, ऐसे भी कई लोग आज भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मौजूद है। तो ये औपचारिकता होगी, वो एफिडेविट करना ही पड़ता है सभी को। जब चुनाव का फॉर्म वो भरते हैं तो सारे लोगों को उसमें बताना पड़ता है कि उनके ऊपर कितने केस है। जैसे कि हमारे जो CR पाटिल साहब है उसके ऊपर 108 केस है, और वो फौजदारी केस है 108 केस। तो वो एफिडेविट में वो रख देते हैं। पार्टी अभी अपनी तरह से बता देती है कि ये तो जो भी केस है वो पॉलिटिकल राइवली के कारण उन पर FIR हुई है, लेकिन कन्विक्शन नहीं हुआ। और कन्विक्शन नहीं हुआ तो उनको जो हमारा कानून है वो भी उसको चुनाव लड़ने के लिए मंजूरी देता है। तो ये जो बात है वो औपचारिक बात। देखना ये है कि चुनाव की कब तारीख आती है और कितने फेज के अंदर उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है, ये देखना। और उस फेज में भी कौन से जो प्रभाग है उसमें एक साथ कराए जाते हैं या सारे प्रभागों के अंदर छुटपुट इलेक्शन कराए जाते हैं पश्चिम बंगाल की तरह, ये भी हमें देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल,
योगेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बताया, उससे ये तो साफ है कि अब चुनाव समय पे होने वाले हैं। और जो इसमें ये बार ऐलान किया गया, उसमें एक ऐलान ये भी है कि 80 साल से अधिक के जो मतदाता है, दिव्यांग है या तो फिर कोविड पेशेंट है, उनके लिए वोट चुनाव आयोग की टीम घर पर जाके कास्ट मतलब करेगी। दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ अच्छी बातें लाता है। ये चुनाव आयोग के धन्यवाद जरूर है। चुनाव आयोग ने कोरोना के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टीका की थी, उसके बारे में सभी राजनीतिक पार्टियों को मिलके सलाह मशवरा किया और सभी राजनीतिक पार्टियों ने तो यही बोला कि उसका जो फिक्स टाइम है उसी पर इलेक्शन होने चाहिए, उसको अभी पोस्टपोन करने की जरूरत नहीं है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टी जो है, उनको तो अपनी सत्ता में रस है। सत्ता कैसे मिले वही प्रजा का क्या होता है, कोरोना के सेकंड वेव में कितने हैरान हुए, अभी थर्ड वेव आएगा नहीं आएगा, लेकिन आने का सभी डॉक्टर लोगों ने, मेडिकल साइंस ने तो बताया है कि थर्ड वेव आने वाला है। लेकिन ये राजनीतिक पार्टियों को उसकी कोई चिंता नहीं है, सिर्फ हमारी कुर्सी बच जाए वो देखना है। अच्छा, अभी राजेश भाई ने जो बताया उस तरह से यूपी की बात करें तो यूपी में इलेक्शन अभी जो विधानसभा है उसकी अवधि 14 मार्च 2022 यानी 14 मई तक, उसके पहले नई विधानसभा का फॉर्मेशन होना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है। तो कैसे भी वो 14 मई के पहले सब रिजल्ट आ जाने चाहिए, नई विधानसभा का फॉर्मेशन होना चाहिए, ये एक बात तय है। तो अभी उसको पोस्टपोन करे या ना करे वो आज की तारीख में तो नक्की नहीं है। फिर कोरोना का रुख कैसा बदलता है वो देख के चुनाव आयोग कुछ नक्की करता है, वो अलग बात है। और टोटल सीट यूपी की है 402, 402 सीट है। उसमें से किसी भी पार्टी को सत्ता में आना है तो मिनिमम 202 सीट तो जीतनी पड़ेगी। आज की तारीख में ये बीजेपी के पास 312 सीट्स है यूपी में। तो ये अभी कोरोना के कारण क्या होता है वो देखना पड़ेगा। और राजेश भाई ने बताया कि क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले जो भी प्रत्याशी होंगे उनको बताना पड़ेगा कि हमारे पर कितने केस है। पॉलिटिकल केस है वो अलग बात है, लेकिन क्रिमिनल केसेस जो है उसको बताना पड़ेगा। और पार्टियों को, मैं तो आज तक नहीं समझ सका कि पार्टियों को अच्छे प्रत्याशी नहीं मिलते ताकि उनको ये क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले प्रत्याशी को आगे करना पड़ता है। ये पॉलिटिकल पार्टी शुद्धता की बात करती है, ट्रांसपेरेंसी की बात करती है, बहुत अच्छे अच्छे संवेदना की बात करती है, लेकिन ये बात को नजरअंदाज करके क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले प्रत्याशी को आगे करते हैं और वो ही चुन के आते हैं। और प्रजा के पास तो कोई ऑप्शन होता नहीं है, जो पॉलिटिकल पार्टी जो प्रत्याशी रखती है उसमें से ही पसंद करना पड़ता है। तो ये हमारी दुर्भाग्य वाली स्थिति है कि हमें ऐसे प्रत्याशी को अपना वहीवट करने के लिए, देश का शासन करने के लिए आगे भेजना पड़ता है। ये कब दूर होगा वो तो मैं तो सोचता हूँ मेरी जिंदगी में तो शायद मैं नहीं देख सकूंगा, लेकिन ये तो चल रही है। जी बिल्कुल। आपकी और यहाँ पर नितिन जी आना चाहूंगी। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि चुनाव में पारदर्शिता कायम करने के लिए कम से कम 1 लाख बूथ पर वेबकास्टिंग की जाएगी, जिसके जरिए लोग देख सकेंगे कि पारदर्शिता के साथ वोट डाले जा रहे हैं। क्या कहेंगे? जल्पा जी, पारदर्शिता की बात है तो चुनाव आयोग जो है ना वो अपनी तरफ से अच्छे प्रयत्न करता ही रहा है और इस बार भी करेगा, क्योंकि वेबकास्टिंग अभी वोटर का राइट्स तो है कि वो मतदान गुप्त होगा, तो वो तो ठीक है, लेकिन वो वेबकास्टिंग कहां से करेंगे? बाहर के एरिया का करेगा, और जहां वहां पे अगर ज्यादा भीड़ हुई तो वो क्या करेंगे?
कोविड प्रोटोकॉल का जो पालन करने की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आपको ये बताऊं कि चलो ये वो चुनाव आयोग की बात हो गई, लेकिन अभी जो चुनाव से पहले अगर रैलियां जो होती है जी उसमें ज्यादा से ज्यादा भीड़ होगी, उसमें प्रचार करने के लिए प्रत्याशी निकलेगा, उसके साथ भी भीड़ रहेगी। और आप कोरोना के जो केस जिस तरह से अभी आखिरी 4-5 दिनों से जो रफ्तार पकड़ी है वो तेज हो रही है, और कहीं ना कहीं ऐसी हालत है कि आने वाले 20-25 दिन, जिस तरह से राजेश भाई ने कहा ना, उस दिन का तो अभी मूल्यांकन ही नहीं किया, क्योंकि हमने लास्ट टाइम देखा था, लास्ट ईयर ऐसा ही कुछ इलेक्शन का, वहां पे कॉरपोरेशन या नगर निगम के इलेक्शन थे यूपी में, और उसी इलेक्शन के बाद यूपी में गंगा में लाशें बहती रही थी, बहुत सारी लाशें पानी में बहा दी थी, क्योंकि जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी या कहां पहुंचाने वाले लोग नहीं थे, और कौन किसकी व्यवस्था करे। तो ये चीजें नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर आरबीआई है, देशी की संस्था है अपने देश की, वो बोल रहा है कि एमिकॉन कोरोना फैल रहा है, इसी वजह से हमें ये शंका है कि हमारे देश में आर्थिक एनपीए बढ़ सकता है, लोगों की आय में बहुत ही कम हो सकती है, जिसकी वजह से हमारे बैंक का एनपीए बढ़ सकता है। इसी चीज को ध्यान में रख के आप देखो हर जगह पे वो बैंक भी उस हिसाब से काम कर रही है, तो चुनाव आयोग भी इस तरह से अगर सोच के आगे कदम ले तो अच्छा है। बाकी लाइव करना है, वो करना है, वो तो सब कर सकते हैं। जलपा जी। जी बिल्कुल। कमलेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो क्योंकि कांग्रेस में प्रियंका गांधी ने इस बार महिलाओं को मतलब आरक्षण दिया है, मतलब कि इतनी प्रतिशत टिकट तो महिलाओं को दी जाएगी। अब आज चुनाव आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें ये मुद्दा भी बताया कि 52 लाख से अधिक जो नए वोटर्स है उसमें भी महिलाओं की संख्या ज्यादा है। क्या लगता है, अगर नए वोटर्स की भी बात कर ले या फिर महिलाओं की संख्या जो वहां पर बड़ी है, तो कितना लाभ मिलेगा कांग्रेस को? जलपा जी, इस बार जिस तरह से कांग्रेस प्रियंका जी ने महिलाओं को आगे करके चले हैं, जो 40% बोला है, जो भी उसके हिसाब से आप देखो वहां का पूरा माहौल बदल गया है। अभी मैराथन जो दौड़ कर रही महिलाओं के, वहां की सरकार ने परमिशन नहीं दी, फिर भी देखो वहां की लड़कियां किस तरह से इकट्ठी हुई, जनसभाएं, कितना समर्थन प्रियंका जी कांग्रेस को मिल रहा है। लेकिन साथ साथ में मैं तो सबसे बड़ी चुनौती चुनाव आयोग को कहूंगा, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा राज्य यूपी में चुनाव होने जा रहा है, और बड़े से बड़ी चुनौती जिसमें अपने भारत की 130 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है, और खाली यूपी में आप देखोगे 24 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है। मैं चुनाव आयोग ने जिस तरह से इलेक्शन की जो जाहिरात की है कि समय सर जो भी चुनाव होंगे, उसके साथ साथ उन्होंने बोला कि 1500 में जिस तरह से ये कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए 1500 व्यक्ति में एक बूथ, उसकी जगह 1250 में एक बूथ, यानी कि अंदाजे आप देखोगे 1,15,200 बूथ होते हैं। जिस तरह से इतनी वोटर है, और वहां पे इस बार महिलाओं के जनसंख्या, वोटरों की जनसंख्या बढ़ी है। वहां पे अंदाजे 12 करोड़ पुरुष से और अंदाजे 11 करोड़ के आसपास महिलाओं, जिसमें इस बार जो आंकड़े हैं उसमें महिलाओं की संख्या बढ़ी है। इसको देखते हुए इस बार कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ी है, और जिस तरह से वहां की यूपी और केंद्र की सरकार जो नाकाम गई कोरोना की महामारी में, आपने देखा
किसान आंदोलन में किस तरह से 700 किसान शहीद हो गए। लखीमपुर का हत्याकांड देखिए, ऐसे बहुत जगह जगह पे बलात्कार बोलिए, किसानों पे अत्याचार, इतने किस्से बढ़े। और कोरोना में जिस तरह से यूपी की प्रजा जो परेशान हुई है, भूखे मरे, चलते गए, ये सब बड़ी बड़ी जो नाकामियां है भाजपा सरकार की, उसको जिस तरह से प्रियंका जी जो लेके चले हैं और उनको जनता का जो प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, उसको देखते हुए इस बार जरूर कांग्रेस की सीट में बढ़ोतरी होगी। और इस बार वहां पे भाजपा की सरकार पूरी तरह से नाकाम हो गई है। वहां पे भाजपा सरकार जाने की पूरी तैयारी है। क्यों कि कोरोना के बाद ये पहला बड़ा चुनाव होगा, तो सबसे बड़ा यूपी का चुनाव, इसी पर से पूरा इंडिया, पूरा देश का यहाँ पूरा राजकारण मालूम पड़ता है। और खास तो मैं चुनाव आयोग से जलपा जी मैं ये बोलना चाहता हूं कि वो जिस तरह से अभी तक दिखाया, जैसे तरह से पक्षपात वहां की जो शासित भाजपा सरकार है केंद्र और राज्य में, आप देखोगे किस तरह से भेदभाव किया जाता है। जब रैलियां की परमिशन लेने जाते हैं तो भाजपा की रैली में जब हजारों लाखों की संख्या होती है, वहां कोई चीज का ज्यादा वो नहीं किया जाता है। और वैसे ही कांग्रेस की रैली में भीड़ दिखी तो चुनाव आयोग तुरंत ही सख्ती से पेश आती है। वो चीज को मैं पहले से बोलता हूं, चुनाव आयोग जिस तरह से एक न्यूट्रल जो विश्वास है, जनता का विश्वास होता है, चुनाव आयोग एक जनता का, जिस तरह से हम सुप्रीम कोर्ट इस तरह से विश्वास करते हैं, भगवान मानते, उस तरह से जनता का विश्वास चुनाव आयोग होता है। चुनाव आयोग से मैं तो खास इतना ही बोलूंगा कि पहले तो कोरोना को ध्यान रखते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई करे। कोई भी अगर मास्क अगर नहीं पहनता है, ज्यादा भीड़ भाड़, कोई दूरी ज्यादा नहीं रखता है, उस चीज को ध्यान में रखते पहले को देश को सुरक्षा की जाए, देश को किस तरह से बचाया जाए। और उसके अलावा उन्होंने जब बोल ही दिया है कि चुनाव होगा तो बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि तीसरी लहर आ गई और कोरोना आप देख रहे हो, नया ओमिक्रॉन किस तरह से विश्व में और अपने देश में बढ़ रहा है, कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, ये भी बहुत चिंताजनक है। और इसके साथ साथ इस इलेक्शन को करना, यानी चुनाव आयोग के पास बहुत बड़ा एक वो सवाल है कि नहीं, इसको किस तरह से जनता को भी बचाया जाए और इस चुनाव को भी आगे बढ़ाया जाए, यही मैं बोलूंगा। और अभी तो आप देखते ही हो कि किस तरह से यूपी में, पूरे देश में धीरे धीरे कांग्रेस को किस तरह से पब्लिक लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। प्रियंका जी के हर कार्यक्रम में जिस तरह से आप भीड़ देखते हो, प्रजा का प्यार देखते हो, उससे तो इस बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस बहुत बड़ी संख्या में उभर के आने वाली है यूपी में। और हम भी इस चीज का ध्यान रखेंगे कि मास्क और डिस्टेंस उसका भी ध्यान रखे। ऐसा नहीं हम सोचेंगे कि खाली हमको लड़ना है, जीतना है, वो चीज को नहीं, खास हमको पहले प्रजा को बचाना है, देश को बचाना है। उस चीज को ध्यान में रख के हम आगे बढ़ेंगे और चुनाव लड़ेंगे। और जैसा चुनाव आयोग जो भी नियम उसका हम पालन करेंगे, वो चीज को ध्यान में रख के हम आगे बढ़ेंगे। जलपा जी। राजेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पे चुनाव आयोग ने ये तो बात स्पष्ट की कि सभी दल ये चाहते हैं कि चुनाव जो है वो अपने निश्चित समय पर हो। सिर्फ चुनाव आयोग ने इतना कहा कि कुछ दल जो थे वो अधिक रैलियों के खिलाफ थे, लेकिन पहले ये जो कयास लगाए जा रहे थे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 दिन पहले के, शायद इस बार कुछ चुनावी रैलियों पर
प्रतिबंध कसा जाएगा या फिर कुछ शायद चुनाव आयोग स्पेशल गाइडलाइन भी बाहर निकाले ताकि ये कोरोना की दूसरी लहर में हमने जो सिचुएशन देखी थी वो शायद कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव की वजह से ना उत्पन्न हो? क्या लगता है? नहीं, हमने जब दूसरी लहर थी और वो दूसरी लहर पीक पर थी, जब लोग को वेंटिलेटर की, ऑक्सीजन की, इंजेक्शन की, दवाई की, बेड की, सबकी जद्दोजहद करनी पड़ रही थी, उसी वक्त पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने चुनाव करवाए और जिस प्रकार से चुनाव आयोग की गाइडलाइन जो थी उसकी राजनीतिक पार्टियों ने धज्जियां उड़ाई, वो भी हमने देखा। जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री रेडियो पर आके लोगों को मास्क पहनने की, हाथ धोने की, सोशल डिस्टेंस की सलाह देकर दूसरे दिन लाखों लोगों की रैली, जिसमें न सोशल डिस्टेंस था, न तो किसी ने मास्क पहना था, न कोई सैनिटाइजर की व्यवस्था थी, ऐसी रैलियों को संबोधित करते हुए हमने देखा। तो चुनाव आयोग जो है वो मैं नहीं अब समझता कि कोई स्वतंत्र संस्था रह गई। जिस प्रकार के चुनाव आयोग की जो डेट डिक्लेयर करने की बात है उसको वो पहले ही भाजपा का आईटी सेल डिक्लेयर कर देता हो, तो कहीं ना कहीं जो प्रश्नार्थ चिन्ह है वो चुनाव आयोग की भूमिका पर खड़ा हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी जब चुनाव है और इस स्थिति के बीच चुनाव है, तो वो पॉलिटिकल पार्टियों की जिम्मेदारी भी है कि आप जिन लोगों के से वोट लेके सत्ता बनाने के लिए जा रहे हो और उसके लिए जोखिम उठा रहे हो, तो उसमें आप अपना सिर्फ डिसिप्लिन रखो और जितना भी हो सके वो वर्चुअल रैली जो है उसको ज्यादा से ज्यादा करो। सोशल मीडिया का माध्यम है, आपके पास टीवी है, रेडियो है, उसके माध्यम से भी आप प्रचार कर सकते हो। और दूसरी चीज ये है कि जो ज्यादा भीड़ करने वाले यानी कि सेलिब्रिटी जो लीडर्स है, जो स्टार प्रचारक कहे जाते हैं, उन लोगों की रैलियों को खास तौर पर वर्चुअल किया जाए। सिर्फ प्रत्याशियों की रैली प्रत्याशी करे हर जिले में और तालुका स्तर पर, तो उसमें इतने ज्यादा लोग नहीं आते। लेकिन जब किसी भी पार्टी का मुखिया आता है तो पूरी पार्टी उसमें लग जाती है कि वो 50,000 लाख लोगों की रैली हो, और जब वो होता है तो जो आज की स्थिति है वो स्थिति में वो भयावह हो सकता है। तो ये जो है वो राजनीतिक दल को देखना है। अगर राजनीतिक दल वो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रखता, अपने निहित स्वार्थ में अगर वो ये सब करता है, तो फिर सोचने की बात आती है प्रजा के ऊपर कि उनको ये खतरा मोल लेना है या नहीं। कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको घर में आके जबरदस्ती रैली में नहीं ले जाती, वो आपको जाना होता है तो आप जाते हो। और हम तो अब देखते हैं कि जितनी भी रैलियां होती है वो टीवी पर लाइव भी हो जाती है, खासतौर पर प्रधानमंत्री की रैली। प्रधानमंत्री की रैली आज भी जो 2 रैली थी वो पूरी रैली लाइव हुई सारे टीवी चैनल पर। तो प्रधानमंत्री के लिए तो किसी को भी सभा में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा देश का जो मीडिया है वो अक्सर उनकी जो बात है वो लाइव करता है। वो क्यों करता है और दूसरे नेताओं का लाइव क्यों नहीं करता वो दूसरा विषय है, लेकिन ये होता है। तो प्रधानमंत्री की रैली में तो किसी को जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप घर बैठे उनकी बात सुन सकते हो, उनकी बात आप रेडियो पर भी सुन सकते हो। इसी तरह से दूसरी पार्टी के जो नेता है उनको भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया के साथ अपना गठबंधन बनाया हुआ है, तो किसी न किसी प्रयास से वो तरीका उनको भी सीखना चाहिए। वो अगर पेड माध्यम है या अनपेड माध्यम है, दूसरे तौर से है, तो वो सारी जो चीजें हैं वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को भी करनी पड़ेगी। और ये करने से ऐसा हो सकता है कि आपकी बात जाएगी भी लोगों के पास, लोग अपना मन भी बनाएंगे और वोट डालने भी जाएंगे। तो ये जो स्थिति है उस स्थिति में ये सब करना पड़ेगा। और जब वर्चुअल की बात आ जाएगी तो जिस पार्टी के पास ज्यादा पैसा होगा वो ये व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से कर पाएंगे, क्योंकि वर्चुअल जो रैली होती है वो फिजिकल रैली से ज्यादा महंगी होती है, क्योंकि बड़े बड़े स्क्रीन लगाने पड़ते हैं, टीवी लगाने पड़ते हैं, उसके लिए जो उनका जो टेक्निकल स्टाफ है उसका उसमें सपोर्ट लेना पड़ता है, तो वो बहुत महंगी हो जाती है। तो जिसके पास संसाधन ज्यादा है वो लोग वो ज्यादा करेंगे। और जिन पार्टियों ने ये बात बताई है कि रैलियों को सीमित करना चाहिए, तो सीमित की व्याख्या क्या है?
आप इसमें क्या ऐसा कर सकते हैं, किसी हॉल में रैली हो, रैली तो मैदान में होगी, तो वहां पर 5,000 की सीमित संख्या में या 10,000 की सीमित संख्या में आप रैली कैसे करोगे? जब आप आह्वान करोगे कि हमारी रैली है तो इतने लोग आए या इतने लोग नहीं आए, ये तो स्पेसिफिक हो नहीं सकता। तो सीमित मात्रा में रैलियां करने की मैं समझता हूं उसमें डेफिनेशन ये हो सकती है कि 100 रैली होती है तो 25 करो, बाकी संख्या जो है उसको आप सीमित नहीं कर पाओगे। जी। तो 100 रैली अगर हो रही है तो आप 25 रैली करो, और बीजी जो दूसरी जो 75 रैलीज है उसको आप वर्चुअल करो, ये माध्यम हो सकता है। ये सारे एक नई स्थिति के अंदर ये चुनाव होने जा रहे हैं। और जैसे बताए 4 बड़े स्टेट जितना एक स्टेट है उत्तर प्रदेश। और आपने जो पहले सवाल किया था जो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला, जी। तो उसमें भी मैं बताना चाहूंगा कि 35% आज के जो एमएलए हैं उसमें 35% एमएलए क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले हैं, और वो पॉलिटिकल नहीं, यानी कि हत्या, हत्या के प्रयास, एक्सट्रोशन, छेड़ती, बलात्कार, ऐसे गंभीर आरोप हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी की 103, 304 में से 103 यानी 37%, समाजवादी पार्टी के 47 में से 18। तो आप समझ सकते हो कि आज की जो उनकी स्थिति है वो क्या है। कुछ एमएलए का तो मैं अभी गूगल सर्च कर रहा था जिनके ऊपर 16 से लेकर 32 जितने आपराधिक केस है, उसमें एक भी केस ऐसा नहीं है कि वो पॉलिटिकल हो, वो सारे गंभीर अपराध की व्याख्या में आते हैं। और 20-20 साल से उनके केस पेंडिंग है, उसमें कन्विक्शन नहीं हुआ। तो आप स्थिति को उत्तर प्रदेश की समझ सकते हो कि किस प्रकार की स्थिति है। तो वो राजनीति का अपराधीकरण जो है वो बिल्कुल हो चुका है। अपराधियों ने यूपी की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके ऊपर कब्जा कर लिया है, और उससे बाहर रहकर पॉलिटिकल पार्टी ये सोचेगी कि हम किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले को चुनाव में नहीं उतारेंगे, तो ये बात असंभव है। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। योगेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में हमने देखा गया कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी हो या भाजपा हो, कहीं ना कहीं आक्षेप प्रति आक्षेप हुए। कहीं पर लाल टोपी आई, कहीं पर काली टोपी आई, कहीं पर इत्र लॉन्चिंग का भी कार्यक्रम हमने देखा, और लास्ट में तो हमने देखा कि सांड तक बात आ गई कि अब चुनावी मुद्दा सांड भी रहेगा। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है कि दिल्ली की गादी वाया उत्तर प्रदेश होती है, इसीलिए उत्तर प्रदेश का महत्व ज्यादा है। और सबसे बड़ा राज्य देश में होने के कारण, ज्यादा सीट होने के कारण यूपी का इलेक्शन बहुत महत्व रखता है। और वहां अभी हमने जो बात की क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह की, अपराधीकरण की, वो तो हर एक राज्य में है लेकिन यूपी में ज्यादा है। मगर एक जो फैक्टर है उसके पर मैं बात करना चाहूंगा कि वहां पर ज्ञाति जाति का बहुत प्रभुत्व है। इसका कारण क्या है, मैं उसका एनालिसिस करूंगा कि यूपी के जो वोटर्स है उसमें 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके हिसाब से 40% ओबीसी वोट है, एससी वोट 20.8% है, एसटी के 0.8 है, और फॉरवर्ड यानी सवर्ण जाति के लोग के 23% है, और मुस्लिम वोट 23% है। ये जो फिगर है ये बड़े ध्यान में रखे जाते हैं। उसके हिसाब से उसी एरिया में किस ज्ञाति का, किस जाति का प्रभुत्व ज्यादा है, ऐसे प्रत्याशी को टिकट दी जाती है। इसके कारण अच्छे प्रत्याशी आए उसके बदले वो ज्ञाति के, वो जाति के प्रत्याशी आए उसके पर ज्यादा ध्यान रखा जाता है। तो उसके कारण हमारा जो राजकारण है वो इस तरह से हो गया है कि इसमें कोई सक्षम लोग आए उसके बदले उसी ज्ञाति के, उसी जाति के, और जिसका प्रभुत्व वहां पर ज्यादा है। और जैसे राजेश भाई ने बताया कि जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी ज्यादा है उनको टिकट मिलती है। जो क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो उसको नापास किया जाता है, उसको फेल किया जाता है।
ये अभी परिस्थिति अपने पॉलिटिक्स में चल रही है और यूपी में खास करके। लेकिन अभी यूपी की बात करें तो जितनी पार्टियां यूपी में है, बीजेपी है, एसपी है, मायावती जी की बीएसपी है, जैन चौधरी की आरएलडी है, ओवैसी की आरआईएमआईएम है, कांग्रेस तो है ही। कांग्रेस का नंबर बहुत पीछे आता है, भले हमारे कमलेश भाई कुछ भी आशावाद प्रकट करे। लेकिन ये जो परिस्थिति है, इतनी ज्यादा पार्टियां वहां पर इलेक्शन के लिए खड़ी होती है, तो किस तरह से वोटिंग, वो भी आप समझ सकते हैं। और अभी आज का जो ओपिनियन पोल है वो ऐसा बताता है कि बीजेपी विल रिटेन द गवर्नमेंट इन यूपी। ये किस तरह से वो ओपिनियन पोल होता है मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा बताते हैं कि आउट ऑफ 402 सीट्स दे विल गेट मिनिमम 250 सीट्स। ये ओपिनियन पोल की बात है। ओपिनियन पोल कितने कामयाब निकलते हैं वो देखने वाली बात है। लेकिन आज यूपी की जो परिस्थिति है उसमें ये क्रिमिनल रिकॉर्ड और ज्ञाति जाति उसका प्रभाव ज्यादा है। उसका काबिलियत क्या है, सक्षमता क्या है, वो जो प्रत्याशी है वो शासन में कितना अच्छी तरह से काम करता है वो देखने के बदले ये सब देखा जाता है। और ये हमारे यूपी के लिए, पूरे भारत के लिए कम नसीब बात है। जी बिल्कुल। नितिन जी, आपकी और यहाँ पर आना चाहूंगी। जब उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो बीच में ये कहा जा रहा था कि शायद समाजवादी के पार्टी के साथ गठबंधन में आम आदमी पार्टी नजर आ सकती है, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी का रुख क्या रहेगा? नहीं, आम आदमी पार्टी यूपी में बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है और मे बी अगले आने वाले दिनों में शायद गठबंधन भी हो भी जाए समाजवादी पार्टी के साथ और काफी चीजों में समझौता हो भी रहा है। पर अभी मेन चीजें आपकी जो अपनी जो डिस्कशन उनमें दो बातें सामने आई है। एक के इलेक्शन, जैसे चुटकर सर ने कहा कि भाजपा एक सर्वे के हिसाब से जीत रही है, लेकिन आप एक बात, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट के जज ने ये बताया कि अभी मौजूदा परिस्थिति ऐसी है कि यहाँ पे यूपी में इलेक्शन नहीं करने चाहिए, पर उनका इलेक्शन का टाइम पीरियड ड्यू है 14 मई को, और उसके बाद अगर लेट कर देते हैं ना तो राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। और इसी कारण कहीं ना कहीं भाजपा को यह डर है कि यूपी में तख्ता पलट हो जाए, क्योंकि ये जैसे बंगाला में भी उनको ऐसा ही था कि हम जल्दी से इलेक्शन करा देंगे तो जीत जाएंगे, लेकिन यूपी में भी ऐसा ही ये सोच रहे हैं कि हम उसी टाइम पे जल्दी से इलेक्शन करा दे, जो भी कोरोना बोलना है हम निकाल दे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जज ने जो बताया, सारे दल है वो मतलब तैयार कैसे हो गए? मतलब किसी ने तो विरोध किया होता या किसी ने तो ये प्रस्ताव रखा होता कि नहीं, हम विपक्ष चाहते हैं कि ऑनलाइन ही मतलब प्रचार और प्रसार हो। मतलब चुनाव आयोग से तो मतलब आप खुल के बात कर सकते हैं। वही बता रहा हूँ, सारे विपक्ष, मैं आपको वही जो बता रहा हूँ। मैं जो चुटकर सर ने बताया ना उसकी बात कर रहा हूं कि वहां पे जज ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने टिप्पणी की वडा प्रधान को संबोधित करके, भाई ऐसा होना चाहिए। तो उनको भी ये जवाब दे दिया कि भाई आपका काम कोर्ट में ऑर्डर सुनाना है, जनता को ये मैसेज देना नहीं है, तो आप आपकी राय आपके पास रखिए। तो ये एक डर दिखाता है बीजेपी का वहां हारने का। मैं ये बात कर रहा हूं जलपा जी, क्योंकि इलेक्शन तो टाइम पे ही करेंगे। इलेक्शन अगर 2 महीना भी अगर लेट करने जाते हैं तो बीजेपी भारी मात्रा से हारेगी, क्योंकि ऐसा माहौल है ही नहीं। आप देखिए, योगी जी काम कर रहे हैं ऐसा बता रहे हैं, लेकिन जो हालत कोरोना में हो गई थी, या जो पिछले अभी सारे जो भी उद्घाटन मुहूर्त हो रहे हैं, खाट मुहूर्त हो रहे हैं, सभी यूपी में ही कर रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री जाके कर रहे हैं। तो क्यों करना पड़ रहा है? कि उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगा है कि यूपी में हमारे पास जनाधार नहीं रहा है। हाँ, मंदिर बना लिया, वो बात अच्छी की है, लेकिन उसके साथ जो व्यवस्थाएं करनी थी वो व्यवस्था में काफी कमी है। दूसरी बात अपने यहां निकल के यही कि गुनाखोरी, मतलब हमारी राजनीति में एडीआर के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टू भाजपा और समाजवादी पार्टी के ज्यादा से ज्यादा लोग इस पे फौजदारी केस दाखिल है, क्योंकि मारधाड़, अपहरण, भ्रष्टाचार, कांग्रेस भी इसके इतने हैं।
तो ये सभी की वजह से है, क्योंकि यही लोग डरा धमका के वोट लेंगे और प्रजा को गुमराह करके देंगे, और प्रजा को भी वैसे वोट देना कांग्रेस पड़ता की है। 7 सीटें आई थी। हाँ, मैं वही क्योंकि इसमें जो बाहुबल होता है वो यूज जी। करके ही मतदार को भड़काता है। और अभी दूसरी चीज यही है कि जो कायदा कानून तोड़ता है वही जाके वही कायदा कानून फिर से बनाएगा। और ये एक ऐसी चीजें है कि इलेक्शन कमीशन भले ही कायदे करे कि भाई इसको ये उसने डिक्लेयर कर दिया, तो लेकिन जनता भी उसको वोट ना दे, ये होना चाहिए। जल्पा जी। जी राजेश जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं नितिन भाई की बात सुन रहा था, उन्होंने दो बात बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट की है अपने स्टेटमेंट में। पहला उन्होंने बताया, आपने जब पूछा कि आम आदमी पार्टी ने क्यों विरोध नहीं किया, फिर आपको लोगों की चिंता है कोरोना से, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने जो भी कहा उनकी राय चुनाव आयोग ने नहीं मांगी थी, पॉलिटिकल पार्टी की राय मांगी थी ना। तो वहां तो आपके जो प्रतिनिधि थे वो मौजूद थे, तो उनको कहना चाहिए था। और जो अगर आप ये मानते हो कि जल्दी चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा है और देर से होगा तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है, तो सारे विपक्षों को इकट्ठा होकर जिसे गांधीनगर में किया था उस प्रकार से चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि हम लोग तैयार नहीं है इस स्थिति के अंदर चुनाव लड़ने। ऑटोमेटिक जो चुनाव है वो पीछे हो जाते, राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ता तो हो जाता, लेकिन उसमें विपक्ष का फायदा होता, वो विपक्ष ने किया नहीं। पहली बात ये। दूसरी बात, उन्होंने राजनीतिक अपराधीकरण की उसमें ये भी बताया कि उसमें कांग्रेस भी शामिल है, सपा भी शामिल है, भाजपा भी शामिल है। उसके साथ साथ ये भी बताया कि सपा के साथ हमारा गठबंधन होने जा रहा है, यानी कि राजनीतिक अपराधीकरण के जो लोग हैं उसके साथ आप भी हाथ मिला रहे हो सत्ता के लिए। तो आप भी नहीं, कहीं ना मैं वही कहीं उस दलदल के अंदर, आप भी कहीं ना कहीं उस दलदल के अंदर उतर रहे हैं। ये दो बात जो आपने बताई, ये दोनों बात आपके जो स्टेटमेंट है वो कॉन्ट्राडिक्ट करती है। तीसरी बात मैं चंडीगढ़ का एग्जांपल दे के पूछना चाहता हूं कि चंडीगढ़ में आज की जो मौजूदा स्थिति है उसमें आम आदमी क्या करने जा रही है। वो कांग्रेस के साथ रहकर नहीं, वो कांग्रेस के साथ रहकर उनका जो प्राइम जो विरोधी है भारतीय जनता पार्टी, उसको सत्ता से बाहर रखने की कोशिश में है या फिर चुनाव में जाएगा। क्योंकि ये सवाल आम आदमी पार्टी के ऊपर उठेगा उसलिए कि अगर यही स्थिति किसी राज्य में बनी कि भारतीय जनता पार्टी को 8 या 10 सीट कम है और दूसरी कांग्रेस को 8 के 10 सीट ज्यादा मिली है, तो वो कांग्रेस के साथ जाकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखेगी, या ओवैसी जिस तरह से कर रहे हैं कि पावर के अंदर भारतीय जनता पार्टी फिर से लौट आए, उसकी हेल्प इनडायरेक्टली करते हैं, वो स्थिति आम आदमी पार्टी पैदा करेगी। क्योंकि आप किसी भी स्टेट के अंदर पूर्ण बहुमत से आने वाले नहीं हो। तो ये स्थिति पंजाब में भी हो सकती है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सीट ऐसी आए कि दोनों को साथ में बैठना पड़े। तो ये जब आप लोगों से मत मांगने जाते हो तो ये प्रामाणिक रूप से आपको बताना चाहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने की कोशिश में है, क्योंकि उनसे संविधान मुश्किल में आ गया है, देश मुश्किल में, जैसे कि आप लोग बताते हो। तो आप उस पार्टी को सत्ता से बाहर रखने के लिए विपक्ष की किसी भी दल के साथ बैठने के लिए तैयार हो, या फिर ऐसा कोई त्रिशंकु स्थिति होती है उसमें फिर से जनता को मतदान के बीच में खींच लेना चाहते हो, क्योंकि ये अभी तक स्पष्टीकरण आम आदमी पार्टी से नहीं आया है। जी बिल्कुल। यस जल्पा जी, मैं राजेश जी का तीनों बात का जवाब देता हूं। पहली बात जो की, वो जज ने जो बोला था और उनको चुप करा दिया कि भाई नहीं, आपकी बात गलत है, आपका काम कोर्ट में सुनाना है, ये बात है, वो मैंने उस हिसाब से की कि भाई ये सरकार किसी को भी चुप करा दे कि भाई आपका काम यही है, आप इसमें मत बोलिए, मैं इसीलिए बताया। दूसरी चीज ये थी कि सभी दल मौजूद थे, ये बात सही है, और हमारा भी रवैया था कि भाई टाइम पे इलेक्शन हो जाए, कोई इश्यू नहीं है, इसीलिए हमने अपोज नहीं किया। दूसरा, इसी चीज के अंदर हम बताया कि सपा और ये सारे चीज है, लेकिन आम आदमी के साथ बैठक हुई थी, आम आदमी पार्टी के साथ, कि भाई हम सहयोग होकर लड़े, लेकिन वो बात फाइनल हुई नहीं है, चल रही है लेकिन नहीं किया है, मैं यही बताता राजेश भाई। और तीसरी, आपने जो बताया चंडीगढ़ का, तो चंडीगढ़ में ऑलरेडी ऐसा है कि सेंट्रल का 10 लोग नॉमिनेटेड पहले से होते हैं, वो बीजेपी के हैं। जो
कैपिटल है, 2 कैपिटल का एक वो है, तो इसीलिए वहां 10 लोग बीजेपी के पहले से नॉमिनेटेड है। तो मेयर तो भले ही आम आदमी पार्टी की सीट ज्यादा आई, लेकिन उनका हो जाता है इसीलिए। और आम आदमी पार्टी कहीं किसी के पास समर्थन के लिए नहीं जा रही, वो जनता के साथ, जनता के पास ही कामों के लिए। तो ये मतलब आप जो बोल रहे थे राजेश भाई, वो आपकी बात से ये क्लियर है। मैं क्या आप इंटरप्रिटेशन ऐसा हो सकता है कि सारी नहीं। बातें एक ही फ्लो में मिक्स हो गई, पर ये इंटरप्रिटेशन था जलपा जी। नहीं नहीं, मैं जी। चंडीगढ़ में जो स्थिति है वो मुझे मालूम है कि किस प्रकार से वहां से मेयर बनेगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति किसी स्टेट में आएगी, उत्तर प्रदेश में अगर आई, या पंजाब के अंदर ऐसी स्थिति आई, या गुजरात में कल जाके ऐसी स्थिति आई कि 8 की या 10 एमएलए आम आदमी पार्टी के चुनकर आए और उतनी सीटों की जरूरत कांग्रेस को है, तो वो कांग्रेस को साथ जाना चाहेगी या भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट कराने के लिए फिर से चुनाव में उतरेगी? उतना ही था। और दूसरा सवाल ये नहीं। था कि अगर आप कोरोना की चिंता बहुत कर रहे थे, इसलिए मैंने कहा, और दूसरी बात ये भी बताई कि भाजपा जल्दी चुनाव चाहता है, तो रणनीति भी ये कहती थी कि भाजपा वो अब देर से चुनाव में खींच जाए। आप उसके लिए भी चुनाव का विरोध कर सकते थे। वहां पर गांधीनगर में ये किया था कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इकट्ठा होकर, वही चीज वहां पर कर सकते हैं। आपको तो कोई डर नहीं था, आपको कोई चुप कराने वाला वहां पर नहीं था, तो आप अपनी राय वहां पर रख सकते हैं। जी, योगेश जी भी कुछ कह रहे थे। जी योगेश जी। ये सब राजनीतिक पार्टियों को मैंने ऑब्जर्व किया है, सबका एक ही गोल है, मोदी हटाओ या बीजेपी हटाओ। हमारा शासन आएगा तो हम क्या करेंगे वो कोई बात करते। ये बीजेपी ने कोरोना में ठीक नहीं किया, बीजेपी ने ये ठीक नहीं किया, बीजेपी के सब नेगेटिव पॉइंट पर आपको इलेक्शन लड़ना है क्या? आपको कोई पॉजिटिव बात है ही नहीं, हम आएंगे सत्ता में तो ये करेंगे, कोई बात नहीं है। ये पार्टी के अभी नितिन भाई ने बताया कि एसपी में भी समाजवादी पार्टी में क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले ज्यादा है, तो उसके साथ बैठक करने की जरूर क्या? अगर क्रिमिनल वाले जो होते हैं वो आप मानते कि बुरा है, तो उसके साथ कोई बैठक नहीं करना चाहिए, उसके साथ गठबंधन करने का सवाल ही नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो राजनीति है, उसमें कुछ भी चलेगा। हमारी कुर्सी आनी चाहिए, हमारी सत्ता आनी चाहिए। हमारी सत्ता अगर ना भी आए लेकिन भाजपा की नहीं आनी चाहिए। मोदी को हटाओ। ये पूरे देश की राजनीति की बात करो तो ममता जी से ऐसा भी नहीं है, लेकिन मोदी हटाओ ऐसा भी नहीं है, हमारा नेता लाओ। यानी मोदी हटाओ अगर होता तो ममता बनर्जी और केजरीवाल जो है वो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जेडीयू सबके साथ होते, लेकिन वो एक अलग राजनीति चल रही है उसमें। ममता जी का तो क्या है, ममता जी किसी को रिकॉग्नाइज नहीं करती है, वो तो हमारे नेता को लाओ। ये इसमें कहीं ना कहीं पीएम की छवि दिखाई दे रही है। हाँ, तो ये तो कोई पार्टी ऐसा नहीं बोलती कि हम आएंगे तो ये करेंगे। सिर्फ बीजेपी, मैं बीजेपी का कोई समर्थक नहीं हूं, उसके पार्टी में नहीं हूं, मैं तो मेरा जो अवलोकन है वो मैंने बताया। तो अगर आपको लगता है कि ये पार्टी में क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले ज्यादा है तो उनके साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए, वो तो कम से कम अभी से आप डिक्लेयर करो। आप नहीं, आम आदमी पार्टी तो नहीं करी, पर भाजपा ने जम्मू कश्मीर में क्या किया सर? वो पता थी कि वो आतंकवादी फैला रहे, उनके साथ तो बैठ के जम्मू कश्मीर सरकार क्यों बनाई? रहे थे कि भाजपा के प्रत्याशी जो अभी किया नहीं है, उनका रिकॉर्ड क्या रहा है? जम्मू कश्मीर में क्यों किया था, मैं ये बता, क्योंकि वो क्यों बैठे थे वहां जम्मू कश्मीर में? मेरी बात सुनिए। भाजपा ने वो गलती किया, भाजपा ने अगर गलती किया तो आप भी ये गलती करेंगे क्या? हम नहीं कर रहे, हमारी नहीं हुई अभी वो तो मतलब गलती नहीं हुई, हम खड़े हैं कि करे या ना करे गलती, यानी गठबंधन करे कि ना करे। आप ये डिक्लेयर करो कि ऐसा होगा, हम गठबंधन नहीं करेंगे। भाजपा का ने गलत किया। और नितिन भाई कहने की बात यह है कि अभी आपकी स्लेट कोरी है, उसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा गया कि आपके ऊपर कोई आरोप लगा सके। लेकिन आप भी अगर पूरे राजनीति के क्लेवर में ढल जाओगे, राजनीतिक रंग में,
अगर ये गलती आपने कर दी, उत्तर प्रदेश के अंदर आपका इतना ज्यादा स्टेक नहीं है कि समाजवादी पार्टी के साथ जाके 1 या 2 एमएलए ले आए तो भी क्या, लेकिन जो दाग लगेगा आप पर, जैसे आप भारतीय जनता पार्टी का जो दाग लगा है वो आपके ऊपर लगेगा। सवाल ये नहीं, है, सही बात है, तो वो बहुत आप जो ध्यान अलग रखा जाएगा, आप वैसा अलग नहीं होगा। राजनीति कर रहे हो, मैं मानता हूं आम आदमी पार्टी की अभी तक की जो राजनीति है वो राजनीतिक दलों से अलग है। तो आपको अलग दिखने के लिए एक स्टेट के अंदर 5 साल ज्यादा मेहनत करनी पड़े तो वो करनी चाहिए, लेकिन ऐसे किसी दल सही है। के साथ नहीं जाना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि जो प्राइम आपका विरोधी है भारतीय जनता पार्टी, कभी भी आपकी रणनीति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो दिखे कि आप कहीं ना कहीं से उसको हेल्प कर रहे हो, जी किसी भी परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से। यही बात है। गांधीनगर में ऐसा ही किया। जी ठीक है। आपकी और कमलेश जी आना चाहूंगी यहाँ पर। जब उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात करें तो समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन था। अगर कांग्रेस की सीटों की बात करें तो 7 आई थी उत्तर प्रदेश में। अभी ठीक है, प्रियंका गांधी नजर आई है, लखीमपुर खीरी का मामला हो, हाथरस का मामला हो, काफी मामलों में प्रियंका गांधी खुल के नजर आई। लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश के चुनाव की अगर हम बात करें तो कुछ ही महीनों का समय रह गया है, मतलब काफी नजदीक में है। पहले तो ये तय करना होगा कि वहां पर मुख्य चेहरा कौन रहेगा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का, और दूसरी के जो ये सीटें हैं, इन सीटों के प्रत्याशी कौन रहेंगे। मतलब काफी कम समय बचा हुआ है, क्योंकि सबसे पहले तो लोगों को कुछ चेहरे भी नजर आने चाहिए कि कांग्रेस के इतने चेहरे अगर हम इन्हें वोट देंगे तो शायद ये लोग ये काम करके हमें दे सकते हैं। जलपा जी, कांग्रेस की तरफ से जो भी चेहरे रहेंगे, इस बार ज्यादा से ज्यादा कोई दागी नेता ना आ जाए, उसका ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। और स्वच्छ छवि वाला, और उत्तर प्रदेश में महिलाओं को जी ज्यादा प्रमोट किया जाएगा। आप देखिए 403 बोलिए 404 सीट में आप महिला पूरे विधानसभा में 44 ही महिला है। तो इसको देखते हुए ज्यादातर महिलाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा, और हम देखेंगे कि यूपी एक गुनहगार का एक अखाड़ा होता है, और है पूरी दुनिया में इसकी छवि इस तरह से कि दागी नेता वहां ज्यादा पाए जाते हैं। इसका मुख्य कारण जलपा जी ये है जी कि वहां पे ज्यादातर लोग शिक्षा का अभाव है, और आप जैसे डिजिटल इंडिया की बात करते हैं मोदी जी, बाकी सब राज्यों से यूपी में बहुत कम है। अभी भी ऐसे गांव, ऐसे जिले हैं जहां पे वहां बिजली ही नहीं है। आप उनको जगाओगे कैसे? ये जो दागी वहां पे नेता पैदा होता है, उसका सबसे मुख्य कारण ये है। आज अपने देखो गुजरात, बॉम्बे, पंजाब देखिए, दिल्ली देखिए, इसमें कम से कम कहीं भी घर पे होंगे या ऑफिस पे जाएंगे, फिर भी लोग समाचार मोबाइल में देख लेते हैं। कुछ न कुछ उनको मैसेज ऐसा मिल जाता है जिससे मालूम पड़ता है कि कौन दागी है, क्या हो रहा है। उसके कारण हर चीज को ध्यान रखा जाता है, पब्लिक भी जागरूक होती है। पर यूपी में ज्यादातर वहां के नेता, मुख्यमंत्री का कोई भी पक्ष के, मैं तो योगी बोलूं सरकार आई है तब ज्यादातर से बाहुबली कहीं दिखाई नहीं देते। बाहुबली तो अभी भी है। ये तो 2-4 बाहुबली को खाली दिखाते हैं, बाकी तो कोनों कोनों में अभी भी बहुत बाहुबली है, और ज्यादातर भाजपा में बाहुबली है। ये तो दूसरे पक्ष को जो समर्थन देते हैं उन्हीं को कोने में से ढूंढ ढूंढ के और दिखाते हैं कि ये देखो बाहुबली को हमने बुलडोजर फिरा, ये फिरा, लेकिन उनके घर में जो है उनका क्या? जलपा जी, यूपी में इतने बाहुबली है न कि आप जितने दिखाते हैं न, उनसे 70% तो भाजपा में है। आप उनका रिकॉर्ड देखोगे। यही मैं बोलना चाहता हूं कि प्रजा को कमलेश भाई, मैं जागरूक करना आपसे ही एक नहीं बात चाहता। पूछना चाहता हूँ। कमलेश भाई, मैं आपको जो आप बात बता रहे हो, वो बात राहुल जी को या प्रियंका जी को पता नहीं है क्या?
आपके नहीं, सबसे यही बड़े नेता जिस राज प्रदेश से आते हैं, राजेश मेरी बात सुन लो पहले। आपके सबसे बड़े नेता जिस प्रदेश से आते हैं, उस प्रदेश में आपकी स्थिति ये है कि आप डबल डिजिट में नहीं है। तो आप ये डिबेट में ये बता दो, आप कह रहे हो कि बहुत अच्छा हम करेंगे, तो क्या 7 एमएलए उससे 10 एमएलए तक पहुंच पाओगे आप? दूसरी राजेश जी, चीज ये है, आप दूसरी चीज है, आप आपका अमेठी नहीं बचा पाए। 4 जिलों में सीमित हो गई है वहां पर कांग्रेस, और उसके बावजूद भी वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में 100 सीट मांग रही है। तो गठबंधन कैसे होगा? और अगर राजेश जी, पिछला इस बात चुनाव आप का देखें, मंथन 39% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था, और 43% वोट कांग्रेस, सपा और बसपा को मिला था। यानी कि वोट जो है वो डिवाइड हो गए। उसका फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को उस वक्त मिला था। अगर आप इस वक्त भी कमजोर होने के बावजूद भी सीटों में अगर समाधान नहीं करके समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाते, तो फिर से वही स्थिति पैदा होगी, और उस स्थिति का जो फायदा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ये सीधा और स्पष्ट है। तो जहां आप कमजोर हो वहां पर आप नेशनल पार्टी हो, फिर भी आपको छोटे भाई बनकर उसमें गठबंधन में जाना चाहिए, क्योंकि आप कितनी भी मेहनत कर लो, 7 सीट से 70 सीट तक जाने वाले नहीं हो। वहां पर आपके अमेठी जो राजेश जी, संसदीय क्षेत्र है, उसके नीचे के जो एमएलए है, 7 एमएलए, उसमें से कांग्रेस के कितने हैं ये बताओ आप मुझे। तो उसमें ये से स्थिति के अंदर जैसे आपकी बात पार्टी पर जमीन पर लड़ राजेश नहीं जी, रही वो है। चीज आप को जो बात मंथन यहाँ करते डिबेट हुए में जिस बता रहे हो, जो राजेश वो जी चीज जो लोगों भूल तक पहुंचा नहीं पा रहे हो ना। यहाँ पर इसमें कहीं ना कहीं कमलेश हम जी, भी राजेश मानते जी हैं का कि हमारे कहने भूल का के मतलब कारण यही है कि आगे कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में स्टेप क्या रहेगा, या तो फिर कांग्रेस जो विपक्षों को एकजुट करने के चक्कर में, हालांकि ठीक है सपा बसपा और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी वो मीटिंगों से दूर नजर आती थी, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में अगर फतेह करनी है और सभी पार्टी का एक ही अगर एजेंडा है कि नहीं कुछ भी हो जाए बीजेपी सत्ता में नहीं आनी चाहिए, तो फिर वो एकजुटता दिखनी भी चाहिए। क्योंकि ये जो वोटों की बात करें, अगर वोट शेयर देखा जाए तो वो डिवाइड हो जाता है, जिसका पूरा बेनिफिट जाता है बीजेपी को। जी, चलपा जी, जो भूल कई बार किया उसका मंथन करके इस बार हम चाहेंगे कि वोटों का विभाजन ना हो और इसका फायदा बीजेपी ना ले जाए, और ज्यादा से ज्यादा दूसरी पार्टियों को भी हम यही बताना चाहते हैं कि इस बार महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा सीट दी जाए, और बाकी जो नेता है उनको दिया ही नहीं जाए ज्यादातर। और हम जैसे कि 100 सीट की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी बात चल रही है उसकी, अगर वो स्थिति में आए तो उसमें से हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं। हम उसको पकड़ नहीं रखेंगे। हमारे जो आगेवान है, बड़े हमारे नेता है, इसका मंथन कर रहे हैं। हम नहीं चाहेंगे हम जीत पकड़ के वहां की फिर से हमारी वहां परिस्थिति खराब, वो नहीं। हम इस बार इस तरह से जाने वाले हैं कि जो जो सीट हम जीत रहे हैं वही लिमिटेड में हम मांगेंगे। ज्यादा 100-150 की इस तरह से गलत हम मांग नहीं करने वाले हैं। कमलेश भाई, इसका आपको मंथन आपकी चल रहा है। पार्टी का स्टैंड पता ही नहीं है। आपकी पार्टी ने राजेश भाई, गठबंधन से की संभावनाओं से इनकार कर दिया है। आप कांग्रेस राजेश पार्टी के भाई, प्रदेश अध्यक्ष जो लेकिन है, उन्होंने ये बताया है कि उस कांग्रेस स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने जा रही है। तो ये संभावना तो खत्म हो गई है। क्योंकि प्रियंका जी पहले ही ऐलान कर चुकी है 40% महिलाओं की टिकट की, यानी जहां जहां कांग्रेस जिसको टिकट देगी उसमें हम 40% की बात कर रहे हैं। बाकी दूसरे जो दल है उनके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम जहां जहां अपने कैंडिडेट खड़े रखेंगे उसमें से ज्यादा महिलाओं को हम प्रोत्साहन देंगे। उसकी बात, वही बात को लेके हम चल रहे हैं। और इस बार जो वोटों का बंटवारा होता है और उसका फायदा भाजपा को ना हो, उस चीज को ध्यान में रख के हम इस बार आगे बढ़ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा वहां की जनता को जागरूक कर रहे हैं। क्यों कि वहां की जनता अभी भी जागरूक नहीं है। मैंने जिस तरह से बोला कि वहां पे अभी बिजली की समस्या लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता।
कि आज केस आता है तो एक हफ्ते बाद मालूम पड़ता है, कोई भी कांड होता है तो एक महीने बाद मालूम पड़ता है। वो परिस्थिति अभी भी यूपी की ऐसी है, और अभी के वहां के नेता अभी भी ये चाहते हैं कि वहां की जनता इसी तरह अनपढ़ रहे, क्योंकि आप पूरा राजनीति जातिकरण आप देखना, यूपी की पूरी राजनीति पूरा जातिकरण के ऊपर ही चलता है। और वहां पे मेन माध्यम पर आज तुम आप देखो ओवैसी क्या है, सब जानते हैं। ओवैसी जी। बीजेपी की बी पार्टी मानी जाती है, फिर भी ओवैसी इतने खुलेआम बोलते हर चीज करते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं किया जाता। लेकिन अगर उनको जैसे ही मालूम पड़ता है कि भाजपा के ऑपोजिट पार्टी है, कोई भी कुछ भी बोलती है, उन पे बुलडोजर चला दिया जाता है, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। अभी सबसे ज्यादा देखिए, हिंदू विरोधी सबसे ज्यादा अगर स्टेटमेंट देते हुए अपने देश के विरोध में स्टेटमेंट देते हैं, वो है ओवैसी। फिर भी वो खुलेआम घूम रहे, क्यों? कि वो जहां जहां जाएंगे भाजपा वाले मोदी जी जानते हैं कि इसका सीधा फायदा हमको होने वाला है, तो कहीं ना कहीं जी। वो भी इसीलिए क्या राहुल गांधी लाए इसमें, थे कि हिंदू अलग है और हिंदुत्व अलग है? क्या ये रीजन था कमलेश जी? हाँ यही रीजन है हिंदू और हिंदुत्व का। हिंदू वो है जो एक धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे कोई को बांटे नहीं, कोई राजनीति नहीं करे। और हिंदुत्ववादी वो है जो जाति के नाम पे भड़काए, जैसे अभी ओवैसी जैसे कर रहे हैं, भाजपा के नेता ही कर रहे हैं। आप देखिए हर जगह जाते हैं तो भाई भाई से लड़ाते हैं, पब्लिक में दरार पाड़ते हैं। इनका देखिए आप जब भी सीधा धर्म और जाति के सिवाय ये इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते। योगेश जी आपकी इसी और वजह से यहाँ वो पर उदाहरण, जी जी योगेश जी आपकी और यहाँ पर आना चाहूंगी। यहाँ पर यूपी की बात करें और हिंदुत्व या हिंदू ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और दूसरी ये जो उत्तर प्रदेश में नोट करने वाली बात है वो ये है कि चलो समाजवादी पार्टी की अगर हम रैली देखते हैं, वहाँ पर जनमेदनी देखते हैं, अखिलेश यादव का अगर प्रचार देखते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि चलो कुछ टक्कर मिलेगी। लेकिन सामने दूसरी ओर हम बसपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, काफी कम समय है, फिर भी ये दोनों पार्टी कहीं हमें नजर नहीं आती, या फिर कुछ उन्होंने मुद्दे रखे हो आगे जाकर वो भी मतलब कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। यानी क्या वो इलेक्शन में सही में लड़ना चाहते हैं, या फिर सिर्फ उन्हें एक फॉर्मेलिटी करनी है कि इतनी सीटों पर हमने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए? जलपा जी, आपने ये पार्टियों की बात की, तो अभी यूपी में दो ही पार्टी दिखाई देती है, बीजेपी और एसपी, समाजवादी पार्टी। बीएसपी जो मायावती है उसने शायद विड्रॉ कर लिया, ऐसा लगता है, कहीं दिखाई नहीं देते उनके ट्विटर वगैरह अलग है, बाकी कोई पब्लिक में वो आए। या तो मायावती के नंबर 2 कौन है, ये सवाल भी हम पूछते हैं, तो हमको अभी इतने सालों से जवाब नहीं मिलता है। तो ये पार्टी अभी शायद इलेक्शन में लड़ेगी या नहीं लड़ेगी मालूम नहीं है, लेकिन वो पहले तो क्या थी कि पिछड़े लोगों की, दलित लोगों की पार्टी थी, अभी वो ब्राह्मण को आगे कर रही है। तो उनका जो अभी स्टैंड है वो अभी चेंज हो गया है। तो उसके कारण मुझे तो लगता है कि बीएसपी का तो हम गिनते नहीं है, इसको काउंट नहीं करते। लेकिन कांग्रेस, जैसे आपने बताया लास्ट टाइम 7 सीट आई थी, और राजेश भाई ने बताया कि 7 से 17 भी हो जाए तो वो भी एक जादू होगा, क्योंकि कांग्रेस का न तो कोई लीडर नेशनल लेवल पर प्रेसिडेंट नहीं है, स्टेट में भी ऐसा है। कांग्रेस के अभी प्रेसिडेंट या तो वुड हैव बीन प्रेसिडेंट, अभी भारत छोड़कर कहीं गए, कहां गए किसी को मालूम नहीं है। ये अभी इलेक्शन 5 स्टेट में आ रहे हैं और इनके लीडर इस तरह से जा रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी कोई सीरियस है ऐसा मुझे लगता नहीं है। अगर भाजपा को हराना आपका मेन एम है तो सभी पार्टियों को इसके ऊपर पूरा ध्यान देना पड़ेगा और इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। मायावती जी ने तो मानो विड्रॉ कर लिया, प्रियंका जी अभी मेहनत कर रही है, वो 40% महिलाओं को टिकट देगी। 40% चेहरा है कहां पर? आप वो विधानसभा के कार्यक्षेत्र में देखो तो कोई लेडी तो ऐसी होनी चाहिए, कोई महिला तो ऐसी होनी चाहिए कि जहां उसका नाम हो। आज तक
कांग्रेस ने ऐसा कोई काम नहीं किया महिला को आगे करने का। अभी इलेक्शन लड़ना और ऐसी लॉलीपॉप जैसी बातें करना कि 40% महिला को सीट देंगे, वो मुझे लगता है कि कोई फलीभूत होने वाला नहीं है, उसमें से रिजल्ट आने वाला नहीं है। अभी सिर्फ 4 महीना बाकी है इलेक्शन के लिए, यूपी के लिए, तो सीरियस होना चाहिए, उसके पीछे पीछे कुछ करना चाहिए। कम से कम मैं बीजेपी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन उनको ये सलाह दूंगा कि बीजेपी का आप ऑब्जर्व कीजिए वो कितना अभी से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री योगी जी और राजनाथ जी वगैरह वगैरह कई लोग यूपी में घूम रहे हैं, उनका इलेक्शन आने का तैयारी कर रहे हैं, वो कोई और पार्टी में नहीं दिखाई देता। कम से कम उनके पास से तो इतनी शिक्षा ले कि भी चलो हम भी इतना गाढ़ प्रयत्न करें कि इलेक्शन में हमारा नाम भी कुछ हो, हमारे कोई कैंडिडेट हो, कोई चेहरा हो। जी बिल्कुल। योगेश जी, मैं आपको इतना बोलना चाहता हूँ कि आप देखिए, इतनी बड़ी रैलियां होती है और हम जब परमिशन मांगने जाते हैं तो हमारा परमिशन कैंसिल कर देती है। नहीं नहीं, रैली जो है वोट में कन्वर्ट नहीं होती है, वोट में कन्वर्ट नहीं होती है। आपने वोट वोट तो ये रैलियां क्यों करते हैं? मैं तो बोली प्रधानमंत्री जी सब छोड़ के अभी यूपी में क्यों पड़े? ये वोट नहीं के लिए ही पड़े। मीडिया बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं तो उससे ही वोट मांगा जाता है। ये वोट के लिए नहीं कर रहे तो किस लिए कर रहे हैं? आप बताइए। क्या तो कोरोना को कम आप करने के लिए रैलियां कर? वेस्ट बंगाल की बात करो तो उनकी बड़ी रैलियों वोट में कन्वर्ट नहीं हुई। नहीं, 5-5 लाख अभी जो की रैलियां चल रही होगी तो पांच ये पांच लाख कोरोना की को कम मेदनी करने आती के थी, वो वोट कमलेश जी, नहीं पड़े। योगेश जी का कहने का मतलब ये है, उनका दिल्ली कहने में का भी सीधा नहीं मतलब हुई। ये था कि जब भी कोई आता है तो सीनियर से मतलब नेता से लेके एक जूनियर कार्यकर्ता तक अगर गिन ले तो वो कहीं ना कहीं एक मतलब गोल पे काम करने लग जाता है। यहाँ पर योगेश जी का कहने का ये मतलब है कि बड़े नेताओं सीनियर नेताओं की बात करें तो सोनिया गांधी का नाम आता है, बट ऑब्वियसली राहुल गांधी का नाम आता है, प्रियंका गांधी का नाम आता है, तो क्यों वो उत्तर प्रदेश पे मतलब कुछ भी अपनी कमेंट नहीं पेश करते? या फिर जैसे कि ऐसा नहीं है कि रैली हो सकती है, वर्चुअली भी कई प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया भी बहुत बड़ा माध्यम है, और क्या सोनिया गांधी उत्तर प्रदेश के लिए कुछ अनाउंसमेंट नहीं करे मतलब नहीं कर सकती? उनका कहने का मतलब ये है कि सारे जो आपके बड़े नेता है वो उनका फोकस क्यों नहीं रहता, या मतलब वो क्यों दूर भागते हुए नजर लगते हैं, जैसे उन्हें उत्तर प्रदेश के बारे में सिर्फ पता ही नहीं है, या फिर सिर्फ प्रियंका जी के नाम पर सब कर दिया। जी। इनका कहने का मतलब ये है कि क्यों सारे मतलब बड़े नेता नहीं नजर आते, या एटलीस्ट मतलब चलो रैली आप कोरोना काल है चलो इसके लिए हम छोड़ दे, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी वो नहीं देखा जा रहा है। मतलब उत्तर प्रदेश के लिए जो समाजवादी पार्टी यहाँ पर से और बीजेपी की अगर हम सोशल मीडिया वॉर की भी बात कर ले या फिर पोस्ट की भी बात कर ले, लेकिन कांग्रेस कहाँ उत्तर प्रदेश में? जलपा जी, इसका भी हम मंथन कर रहे हैं कि जिस तरह से बहुत प्रियंका लेट जी हो। इतनी मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह सक्सेस हुए उसी तरह से हम दूसरे भी लीडर यूपी में उतारे, उसका हम मंथन कर रहे हैं। और धीरे धीरे कांग्रेस के जितने हैं कार्यकर्ता से बड़े लीडर वो सब यूपी में लगने वाले हैं। और साथ साथ में हम कोरोना को ध्यान में रख के और आगे हम चुनाव लड़ने वाले हैं। खास तो अभी इसी मुद्दे पे हम चुनाव लड़ने वाले हैं कि खास अपने पहले जनता का ध्यान रखा जाए, हमारे जी कार्यकर्ता का ध्यान रखा जाए। जी उस हिसाब से हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। और प्रियंका जी है, उसके अलावा भी काफी चेहरे आएंगे, स्टार प्रचारक भी आएंगे, सब आएंगे। धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे जाएगा वैसे आएंगे। आपने बोला योगेश जी, आपका भी बात मैं मानता हूं कि काफी लेट है, जिसके कारण हमें आज ये परिस्थिति से गुजरना पड़ता है जो हम 5-7 सीट में सीमित हो गए। उसका भी हम मंथन कर रहे हैं। छोटे से छोटे कार्यकर्ता का हम विचार विमर्श जान रहे हैं और किस तरह से यूपी में हमारी सीटें बढ़े। मैं वो भी नहीं कहता कि हम हमारी सरकार ही बना देंगे। हवा में बातें करने का कोई मतलब नहीं है जलपा जी। जी हम ज्यादा से ज्यादा
यूपी में हम सीटें लाए, उस कोशिश में हम बढ़ रहे और सबको साथ लेके हम सरकार बनाए, उस रास्ते हम चल रहे हैं। चल पाए। जी जी बिल्कुल, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा था कि जिस तरह चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े ऐलान किए, ये तो स्पष्ट है कि हर दल ने ये माना है कि चुनाव जो है वो उसके निश्चित समय पर होना चाहिए। हाँ, कुछ दलों ने ये जरूर कहा था कि जो चुनावी रैलियां है वो कुछ मतलब प्रतिबंधित होनी चाहिए, यानी कुछ कम मात्रा में होनी चाहिए। अब देखना यही होगा कि कोरोना पर इसकी क्या असर होती है या फिर कोरोना की चुनाव पर क्या असर होती है। अब उत्तर प्रदेश की बात करें, ऐसे तो अभी कांटे की टक्कर भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच नजर आ रही है। और समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो वो पहले ही कई दलों के साथ गठबंधन का ऐलान कर चुकी है, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी के साथ उसका गठबंधन होगा या नहीं होगा, वैसे तो अभी इनकार हो गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो कितनी सीटों पर लड़ेगी, कौन उनके प्रत्याशी होंगे, या फिर आगे जाकर कुछ और हमें सिनारियो देखने को मिलेगा। और जब हम बसपा की बात करते हैं तब सबको कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा है कि मायावती इतनी खामोश क्यों है। मतलब क्यों बसपा, बहुजन समाज पार्टी, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने हैं और कहीं पर नजर नहीं आ रही। कांग्रेस की बात करें, प्रियंका गांधी ने शुरुआत तो की है, लेकिन क्यों कांग्रेस जब इतनी पुरानी पार्टी है, क्यों उत्तर प्रदेश के लिए वो एग्रेशन नजर नहीं आ रहा है? क्यों एक्टिव मोड पर दूसरे बड़े नेता भी उत्तर प्रदेश के मसले पर, मुद्दे पर कहीं ना कहीं हमें नजर आते नहीं हैं, या कहीं ना कहीं वो बच रहे हैं उत्तर प्रदेश से? अब ये तो समय ही बताएगा कि उत्तर प्रदेश पर राज कौन करेगा। लेकिन प्रश्न यही है कि सारे विपक्ष एकजुट हो पाएंगे या नहीं। आगे की भी अगर हम चुनाव की बात कर ले, क्योंकि मेन चुनाव जो होना है वो तो 2024 का ही है। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।